आज मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का सोगा का लास्ट क्लास है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। देखते देखते 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। जिनका पहले का चैप्टर छूटा हुआ है टेंशन नहीं लेना है, बैकअप मिलेगा। अभी सबसे पहले ये बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबको मोटा मोटी क्लियर कंसेप्ट है क्या? कौन सेलर, कौन बायर, कब एग्रीमेंट टू सेल, कब सेल, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, आज हम लोग जिससे डील करेंगे ना, वो है अनपेड सेलर। नाउ हु इज एन अनपेड सेलर? नाम से क्या लग रहा है? जिसको पैसा मिला कि नहीं मिला? अनपेड, पैसा नहीं मिला। अभी भैया ये तो हम लोग का भाषा हुआ, हम लोग के अकॉर्डिंग जिसको पैसा ना मिले वो अनपेड सेलर। एग्जाम में लिखने से चलेगा क्या? नहीं। एग्जाम में क्या लिखना है देखो, 45 का 1 बताता है कि अनपेड सेलर कौन है, ठीक है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, जैसे कंसिडरेशन का था वैसे तोड़ तोड़ के याद करेंगे। सबसे पहले, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। डीम्ड बोले तो माना जाता है। कब माना जाता है अनपेड सेलर? पहला पॉइंट, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। पूरा प्राइस पे नहीं हुआ, हो सकता है थोड़ा प्राइस पे किया हो। यहां पे बोल रहा है अनपेड सेलर कौन? जिसको पूरा पेमेंट नहीं मिला। ओके, पहला बात। साथ ही साथ एक और चीज बोला, क्या? ट्राई तक नहीं किया है पूरा पेमेंट करने का। बहुत बार होता है ना, हम लोग आधा पेमेंट किसी को कर दिए, फोन किया, बोला नहीं देंगे बाकी पैसा, जाओ। तो जिसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं वो कौन? अनपेड सेलर, ठीक है। कोशिश भी अगर वो कर रहा है, मानो हम फोन करके बोले कि हर्ष ले बचा हुआ पेमेंट ले ले, ठीक है, और वो बोला कि नहीं भैया अभी नहीं ले सकते हम, तो हम तो कोशिश किए, तो क्या हम अनपेड सेलर कहलाए जाएंगे? देखो अगेन, अगर हम थोड़ा सा भी पैसा दिए, ठीक है, डजेंट मीन कि हम पेड सेलर है। हमको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, पूरा पैसा नहीं मिला, अगर आगे वाला कोशिश भी किया है तो हम अनपेड सेलर नहीं कहलाएंगे। मेरे कारण हम ना बोल रहे हैं, तो ये 2 बात याद किए। उसके बाद, सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। हाथों हाथ सेलर को एक हक मिला कि वो पूरे प्राइस को रिकवर कर सके, ठीक है। तो फिर से हम लोग पूरा बात को रिपीट करते हैं। द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, प्लस द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, ठीक है। दूसरा बात देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज रिसीव्ड एज पेमेंट एंड द सेम हैज बीन डिसऑनर्ड। एवरीबडी ऑफ यू नो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जिनको नहीं पता, अकाउंट्स में एक चैप्टर है, तुम लोग का जब वो पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, ठीक है, एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहे हैं। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ऐसे हम लोग नेगोशिएबल मतलब क्या जानते थे? मोल भाव, है ना। बट यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक एक्ट है जिसका मतलब है ट्रांसफर होना। तो 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको ट्रांसफरेबल माना जाता है: चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मानो अब हम सेलर को कोई भी चीज का पेमेंट किए, ठीक है, मानो चेक से ही पेमेंट किए और चेक बाउंस हो गया, सेलर को पैसा मिला, उम्मीद है सेलर को पैसा मिलेगा, नहीं, तो सेलर क्या हो गया? अनपेड सेलर। पहला, भैया पूरा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ या फिर आगे वाला कोशिश ही नहीं किया पे करने का, और साथ ही साथ हमको एक हक मिला है कि तुम जैसे चाहो वैसे तुरंत का तुरंत पैसा रिकवर कर सकता है। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम दिए सेलर को और वो डिसऑनर हो गया। ये 2 केस में बंदा अनपेड सेलर होता है, ठीक है। एक बार सबको साथ में रीड करेंगे, चलो साथ में। द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन, पॉइंट नंबर 1 सबको बोलो। पॉइंट नंबर 2, गुड। लास्ट में कुछ लगा करके छोड़ा है, याद रखना गाइस, इसका डेफिनेशन में हम लोग जरा सभी पलट नहीं कर सकते, तो बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अभी जिसके पास किताब है सबको स्टार कर लेंगे डेफिनेशन के ऊपर। किसका किसका किताब नहीं आया हाथ उठा फटाफट। श्रुति का नहीं आया ना, उसके प्रियंका तेरा किताब है ना, ठीक है। आकाश किताब है तेरे पास, ठीक है। 2 चीज
बात को अब समझो अनपेड सेलर को लेके, ठीक है। अनपेड सेलर का ना क्या हक होता है? एक तो उसका हक होता है सामान के ऊपर, और एक टाइम आता है जब उसका हक होता है सेलर के ऊपर, ठीक है। हम लोग अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी। अनपेड बायर, एक बायर भी होता है जिसके साथ धोखा हो, मानो सेलर को वो पैसा दे दिया, उसको सामान नहीं मिले, बायर के साथ भी धोखा हो सकता है ना, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। पहले सेलर को सल्टाते हैं, ठीक है। अभी दो सीन है, एक सेलर उस सामान के ऊपर अपना हक जता सकता है। तुम लोग बिग बाजार में से कार्ट में सामान डाला, ठीक है, और निकल रहा है, वो बोला पेमेंट, तो दिल्ली वाला डायलॉग तुम जानता है मेरा बाप कौन है, ऐसा ही होता है। अभी मानो ये डायलॉग मारे, क्या बिग बाजार वाला सामान लेके जाने देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अनपेड सेलर है। उसको ये राइट लॉ दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, हम लोग सीखेंगे आज। अच्छा, उसका राइट किसके लिए है? गुड्स को जब्त करने का है या सेलर को जब्त करने का है? जब हम लोग गुड्स को जब्त करते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड क्या कहलाया जाता है? राइट इन रेम। इसको कोई जस्ट इन रेम बोलता है और कोई राइट इन रेम बोलता है। इसका मतलब है राइट, बुक में लिखते जाओ, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, लिखो पहले होल वर्ल्ड और ब्रैकेट में लिख दो गुड्स। अभी ये जो है ना राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, हम तुम लोग का बैच में शायद ये पहली बार वर्ड यूज किया। इसका ये रीजन है कि हम तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। राइट इन रेम मतलब हम किसी में भी केस कर सकते हैं, हमको वो सामान चाहिए, एनी हाउ वो सामान चाहिए। इसीलिए जस्ट इन रेम का मतलब कि किसी के पास भी वो सामान हम उठा सकते हैं। हम लोग एक्सेप्शन पढ़े हैं पिछले क्लास में, याद करो कि मर्केंटाइल एजेंट हुआ, ब्रोकर लोग, ये लोग से हम लोग सामान, ये लोग सेलर नहीं है फिर भी बेच सकता है, तो वहां पे राइट इन रेम नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी राइट इन रेम हो सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जस्ट इन पर्सोनम। ये क्या है? राइट अगेंस्ट अ पर्सन। ये हक क्या हुआ? राइट अगेंस्ट द बायर के नाम से हो गया। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? समझ में आ रहा है? बायर पैसा नहीं दिया, हम कुछ वक्त पे बायर को भी जब्त कर सकते हैं, बायर के खिलाफ भी केस वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी मेरे बात को ना गौर से सुनना। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अनपेड सेलर। और हम बार बार बोल रहे थे ना कि बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजिंग होता है। यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिला के बनाया जाएगा। यूनिट 3 में हम लोग सीखे डिलीवरी कब माना जाता है, डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, पेमेंट का क्या सीन है, ये सब सीखे। यहाँ पे अनपेड सेलर सीखे, दोनों को मिला के बना देगा। तब तुम लोग को लगेगा पेपर टफ है, लेकिन यही दोनों यूनिट का प्रोविजन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन हमको चाहिए, ठीक है। देखो अभी हम लोग पहले बात करते हैं राइट अगेंस्ट गुड्स। वो वक्त जब हम लोग का सामान के ऊपर अधिकार होता है, जब हम लोग का सामान के ऊपर अधिकार होता है, वैसा दो सिचुएशन। पहला, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ऑनलाइन वाला बच्चा तुम लोग घर पे बोल रहा होगा, आई सपोज। दूसरा, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास, मतलब पहला में ओनरशिप पास हो गया, दूसरा में ओनरशिप पास नहीं हुआ। तो भैया दोनों का अलग अलग है। हाँ, दोनों का राइट अगेंस्ट गुड में भी दो कैटेगरी है। एक ओनरशिप पास हो गया तो क्या करेंगे, एक ओनरशिप पास नहीं हुआ तो क्या करेंगे। भैया एज कॉस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग को क्या काम आएगा? ये बात सिंपल, कॉमन सेंस। तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा अपना दुख लेकर, तुमको उसको एडवाइस देना होगा, ठीक है। तो एडवाइजरी काउंसलिंग के लिए तुमको ये सब चीज पढ़ना पड़ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स वेदर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर और नॉट। यहां पे बोल रहा है कि बायर को प्रॉपर्टी पास हो ना हो, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो ना हो, ये राइट तुमको हम दे दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है राइट ऑफ लीन, सेक्शन 47। राइट ऑफ लीन मालूम है, तुम लोग पहले भी पढ़ा है, तुम लोग को बताएं कहा 12 में तुम लोग का शेयर्स था। शेयर्स में होता था कि जब पूरा पेमेंट नहीं मिलता था तो हम उसका शेयर्स को बेच देते थे, वही था राइट ऑफ लीन। जब तुम मानो एप्लीकेशन मनी मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, हम फर्स्ट कॉल किए, कॉल इन अरियर हो रहा है। सेकंड कॉल किए, मतलब पहला बार हम पैसा मंगाए, नहीं दिया, दूसरा बार बोले भाई पैसा दो, नहीं दे रहा है, तो हमको पूरा पेमेंट मिला क्या? और जिसको पूरा पेमेंट नहीं मिले वो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग क्या है? अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन है।
अभी राइट ऑफ लीन मतलब उस चीज पे मेरा हक है। अभी कल को बिग बाजार से निकल रहे हम ट्रॉली लेकर, कार्ट लेकर, वो हमको रोका, सामान अपने पास रख लिया। एट द सेम टाइम मानो साक्षी पार हो रही थी, साक्षी बोली हमको ये चीज पसंद आया, बेचिए। बिग बाजार वाला बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है, वो अनपेड सेलर है कि नहीं? ये सब एकदम कॉमन सेंस वाला बात है। देखो, द अनपेड सेलर, अभी जो हम बोलने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। हु इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स? राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज होगा? जब सेलर के पास गुड्स है तभी। मानो सेलर बायर को गुड्स दे दिया, कॉमन सेंस लगाओ, गुड्स जो है उसका पोजेशन, उसका पोजीशन सेलर से बायर के हाथ में चल गया, हम तुम लोग को ये बॉटल बेच दिए, ठीक है? अभी तुम लोग घर में ये बॉटल रखा है, मेरे पास अगर राइट ऑफ लीन है मतलब हम ये बॉटल किसी और को बेच सकते हैं। हम तुम्हारा घर आएंगे ये बॉटल लेने के लिए, तुम हमको देगा? नहीं देगा, तुम लड़ेगा, ठीक है? क्योंकि तुमको देना होता तुम रिटर्न कर देता, तुम लड़ेगा, और इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, मारपीट होगा, केओस क्रिएट होगा। तो बोला कि राइट ऑफ लीन तभी रखो जब सेलर के पास सामान है, सेलर के पास सामान नहीं है तो राइट ऑफ लीन नहीं लगेगा, तब कुछ और लगेगा। अगेन, राइट ऑफ लीन कब लगता है? सिर्फ और सिर्फ जब सेलर के पास पोजेशन हो। ओके, इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन। नॉर्मली देखा जाए ओनरशिप ट्रांसफर होगा तो पोजीशन भी कभी ना कभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी अगर हम पोजीशन ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन को रिटेन कर रहे हैं, है कि नहीं? अपने पास ही रख ले रहे, नहीं दे रहे किसी को, रिटेन कर लिए। रिटेन नहीं समझ में आ रहा तो याद करो, रिटेन्ड अर्निंग। तुम प्रॉफिट कमाया, सारा प्रॉफिट बांट देते हैं पार्टनर्स में? नहीं भैया, कुछ अपने पास रखते हैं, बिजनेस को फ्यूचर काम आता है। रिटेन्ड अर्निंग, ये वही रिटेन है, अपने पास रख लेना, ठीक है? कब तक? जब तक पेमेंट ना मिले या फिर आगे वाला कोशिश ना करे पेमेंट देने का, ठीक है? इसी चीज को बोलते हैं पोजेसरी लीन। पोजेसरी लीन, राइट ऑफ लीन मोटा मोटी एक चीज है, क्या? कि भैया पोजीशन गुड्स का आपके पास है, मतलब हम, मेरा गुड्स मेरे सामने, ठीक है, तभी हम इसको रख सकते हैं। अगर ये सामने नहीं है, ये ओनर के घर पे, राइट ऑफ लीन लगेगा? नहीं लगेगा। कब कब लगता है? सिर्फ 3 केसेस में। वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विथआउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। तुम जब बिग बाजार से कार्ट लेकर निकल रहा था बाहर, तुम बोला था हम उधार खरीदेंगे, बात हुआ था, शर्त रखा था कि हम उधार खरीदेंगे? नहीं, तब राइट ऑफ लीन लगेगा। जब उधार खरीदने का बात हो ना, तब हो ही ना, तो राइट ऑफ लीन लग सकता है। दूसरा, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज, हम उधार बेचे तुमको सामान, बोले 2 हफ्ता में पैसा दे दे, 2 हफ्ता में पैसा दो, सामान ले जाना, तेरे सामान साइड में रखा हुआ है, तुम 2 हफ्ता में पैसा नहीं दिया, हम रुकेंगे? हम इसको रीसेल कर सकते कि नहीं कर सकते? तीसरा, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। कॉमन सेंस, बायर का दिवाला निकल गया, हम उम्मीद कर रहे हैं क्या पैसा का? नहीं, तुम किसी और को बेच देंगे, हम क्यों अटका के रखे सामान भाई, है कि नहीं? 3 केसेस। पहला केस, गुड्स हैव बीन स्टोल्ड विथआउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का बात ही नहीं हुआ। दूसरा केस, क्रेडिट का बात हुआ लेकिन टर्म एक्सपायर कर गया। तीसरा केस, बायर का दिवाला निकल गया, बायर इज इंसॉल्वेंट, ठीक है? डिसॉल्व करो तीनों केस एक बार, हम तुम लोग रीड करो, पॉइंट नंबर ए रीड करो। बी, सी, ठीक है? अब द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन इवन इफ ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली फॉर द बायर। बेली, बेलमेंट वाला, फिर से एक बार छोटा सा एग्जांपल, खुशी का घर बड़ा है, मेरे पास गाड़ी है गैराज में, मेरे घर में गेस्ट है, हम बोले खुशी तेरा घर बड़ा है, कुछ दिन के लिए मेरा गाड़ी रख लो। खुशी बोली भैया हम गाड़ी चला सकते हैं, हम बोले ठीक है चला लेना। कुछ दिन पार हुआ, खुशी पूछी भैया गाड़ी का क्या करना है? खुशी को हम पैसा दे रहे हैं, ग्रेट्यूटरी एक्ट या नॉन ग्रेट्यूटरी कुछ भी हो सकता है बेलमेंट, ठीक है? जो सामान दे रहा यानी कि हम कौन? बेलर। जिसके यहाँ सामान जा रहा, बेली। अभी हम खुशी को बोले खुशी एक काम कर, इसको बेच दे, हम नया गाड़ी ले रहे हैं, तुम उसको बेच दो। तो खुशी को बेचने का हक मिल गया। खुशी ओनर है क्या गाड़ी की? फिर भी वो बेच सकती है ना। हम लोग तो पढ़े भैया सिर्फ ओनर बेच सकता है, उसमें एक्सेप्शन में पढ़े थे ना, बेलमेंट वाला सीन, तो यहाँ पे ये सीन लगा, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है? सेलर जो है वो राइट ऑफ लीन लगा सकता है अगर वो गुड्स, अभी मानो खुशी किसी से बात की, मानो खुशी बात की शिवम से कि शिवम तुम गाड़ी खरीद लो भैया का।
शिवम बोला ठीक है ले लेंगे। शिवम थोड़ा सा पेमेंट कर दिया, बाकी का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो खुशी रुकेगी क्या? खुशी उधार का बात की थी शिवम से? नहीं। मानो खुशी उधार का बात की थी हफ्ता भर में पैसा आया? नहीं। ठीक है, मानो शिवम इंसॉल्वेंट हो गया। ये तीन केसेस में अगर कुछ भी होगा तो खुशी के पास राइट ऑफ लीन आ रहा है। इसका मतलब खुशी बिना टाइम वेस्ट किए वो सामान बेच सकती है। सवाल उठता भैया शिवम एक एडवांस दिया था खुशी को, क्या वो एडवांस शिवम वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जब गुड्स ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो क्या चीज का पैसा दे? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा तुम लोग समझ रहा है? यो करो। श्रेया को समझ में आ रहा है, रिंकी को आ रहा है, निशा को आ रहा है, संस्कार को आ रहा है, श्रुति को आ रहा है, राखी देखो आया? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब वेयर द अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर। भैया पार्ट डिलीवरी, दो टाइप का डिलीवरी होता है, पार्ट और इंस्टॉलमेंट। पार्ट मतलब मेरे को 500 फ्रिज का ऑर्डर आया, 500 फ्रिज हम कैसे भेजे तुम्हारे तक? कोई ऐसा चीज बना है जिसमें 500 फ्रिज आते? बड़ा बड़ा फ्रिज नहीं, तो मानो 10-10 पीस करके या 100-100 पीस करके भेजेंगे। पहला मानो हम 100 पीस करके 5 ट्रक भेजने का बात किए, बोले हर दिन मेरे पास एक ट्रक है तुमको भेज देंगे। पहला ट्रक भेज दिया, दूसरा ट्रक भेजने वाले थे, हमको पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया। ऊपर वाला 3 रीजन में से एक रीजन हो गया, अनपेड सेलर हो गए हम। अभी जो बचा हुआ 4 ट्रक है हम भेजेंगे क्या? वो एक ट्रक जो भेज दी वो जाके वापस ले सकते हैं? नहीं, राइट ऑफ लीन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ 4 ट्रक है उस पे राइट ऑफ लीन लगेगा। अगेन पार्ट डिलीवरी में अगर डिलीवरी हो रहा है, जो सामान जा चुका उस पे हक है मेरा, अब राइट ऑफ लीन तो नहीं है भैया, लेकिन जो बचा हुआ है उस पे राइट ऑफ लीन है। मानो उसका दिवाला निकल गया, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज हम चारों जो बाकी ट्रक थे किसी और को भिजवा दिए। इस केस में वो मेरे पे कुछ बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तुम कहां से पैसा देगा? तुम्हारे पास पैसा है, कोर्ट तुमको डिक्लेयर कर दिया क्या इंसॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब आते हैं, अच्छा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी क्या था? इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में 500 फ्रिज भेजना है, बट मेरे पास फिलहाल 200 फ्रिज है। हम बोले कि हफ्ता भर बाद 300 फ्रिज और आ जाएगा। ठीक है, ये है इंस्टॉलमेंट। पार्ट में मेरे पास सब कुछ है, बट धीरे धीरे करके भेजना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भेजना है। इंस्टॉलमेंट में मेरे पास है ही नहीं, तो हम बोले हम बाद में देंगे। अभी इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में कहानी बताए थे, मानो 500 फ्रिज का बात हुआ, 500 छोड़ो, मानो 10 फ्रिज का बात हुआ। ठीक है, मेरे पास 7 फ्रिज था, 3 फ्रिज हम बोले बाद में देंगे। 7 फ्रिज हम उसको बेच दिए। 3 फ्रिज हम उसको दे रहे थे, वो बोला भैया हम नहीं लेगा। वो ना बोल सकता है? इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में बोल सकता है, पार्ट डिलीवरी में नहीं बोल सकता है। सर जो एक ट्रक बायर के पास गया उसका पैसा सेलर को मिलेगा ना? देखो वो हो गया है इंसॉल्वेंट। अब कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होता है, एक आदमी बैठेगा, उसका सारा एसेट और लाइबिलिटी देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा, देखेगा भाई इसका जो एसेट है वो है 5 लाख का। हम उसका कहाँ खड़ा होंगे? क्रेडिटर के नाम से लाइबिलिटी में। तो वो जो लिक्विडेटर है ना, जो ये काम कर रहा है, वो हमको पैसा दिलवा देगा अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल नहीं है तो फिर पैसा डूब गया, है कि नहीं? क्लियर हुआ ये वाला बात सबको? श्रुति एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलो, हेलो हेलो बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। अब आते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना। ठीक है, वो राइट ऑफ लीन कब टर्मिनेट होता है, कब राइट ऑफ लीन नहीं लगेगा? लिखो बुक में। राइट ऑफ लीन कब लगेगा? 3 केस था। अनपेड सेलर कब होता है? 3 केस था। राइट ऑफ लीन कब नहीं लगेगा उसका भी 3 केस है। ए, when he delivers the good to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer। अब जो लाइन आ रहा है तुम लोग समझेगा क्यों पढ़ा था।
विथआउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। याद करो, राइट ऑफ डिस्पोजल क्या था कि भैया गुड्स के साथ क्या होगा, ये हक हम अपने पास रख लिए। नॉर्मल सीन क्या होता है, अगर हम मानो किसी के यहाँ सामान भिजवा रहे हैं, जैसे ही हम मानो ट्रेन से भिजवा रहे हैं, ट्रक से भिजवा रहे हैं, हम उसमें लोड करवाएं और बायर को फोन किए, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अभी अगर हम राइट ऑफ डिस्पोजल रख लिए, यानी कि ड्राइवर को बोले ड्राइवर जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक उसको सामान मत देना। ये राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास आ गया, मेरे पास, इतना बोलने से, ठीक है। अभी राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है तो हम राइट ऑफ लीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान पहुंचा, मानो हम भेजे सामान बिहार, ठीक है, श्रेया को, राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास था, हम बोले जब तक श्रेया पैसा नहीं देगी उसको सामान मत देना, ठीक है। श्रेया पैसा नहीं दे रही, हम राइट ऑफ लीन अब तो एक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हक हम पहले ले लिए थे। लेकिन अगर ऐसा कोई बात नहीं होता, हम बोलते ड्राइवर को, ड्राइवर श्रेया को सामान दे देना, और कुछ नहीं बोले, और हम श्रेया को फोन उठाए, बोले कि श्रेया सामान भेज दे, ओनरशिप किसका हो गया, वेरी गुड। तो अब हम राइट ऑफ लीन कर सकते हैं। भैया पोजीशन कहाँ है आपके पास, राइट ऑफ लीन के लिए क्या जरूरी है, पोजीशन होना। पोजीशन है क्या मेरे पास, तो राइट ऑफ लीन लगा पाएंगे क्या, नहीं। जब पोजीशन नहीं तो राइट ऑफ लीन नहीं। अगर पोजीशन नहीं है, ट्रक वगैरह में डाल दिए, तो किसका ध्यान रखना है, हम क्या रखे अपने पास, राइट ऑफ डिस्पोजल रखिए। समझ आया ये पॉइंट, यो करो सबको, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग। सर और एक बार समझा दीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है कि जब तक मेरे को एक कंडीशन रख देंगे, ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो रहा है तब तक सामान उसको नहीं देना। मानो हम कंडीशन पेमेंट का रखें, जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलेगा सामान उसको नहीं देना है, ठीक है। अभी क्या होगा भैया, पेमेंट का जब तक ड्राइवर वेट करेगा, अगर पेमेंट नहीं मिला हम राइट ऑफ लीन लग सकते हैं, ड्राइवर को बोलेंगे ड्राइवर सामान वापस लेके आ, भेज दे रास्ता में किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखें तब ये सीन है। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है, जैसे ही ट्रक में सामान चढ़ा वो बायर का हो गया। राइट ऑफ लीन तो अब हम नहीं लगा सकते, दूसरा चीज लगेगा। राइट ऑफ लीन कब लगेगा, अगर ट्रांसमिशन में है तो, राइट ऑफ डिस्पोजल अगर आपके पास है तभी। क्लियर हो निशा? यस सर। ओके, दूसरा बात, द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स। मानो लॉ का ही कुछ लगाकर वो लोग गुड्स का पोजीशन ले लिया था। सिंपल वर्ड में, पोजीशन तुम्हारे पास है नहीं, तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। लियन कब लगेगा, जब पोजीशन आपके पास हो। तीसरा, सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन। इसका मतलब क्या है भैया, वेव्ड का मतलब क्या है, छोड़ देना, वापस ले लेना, उठा लेना, ये सब होता है। तो सेलर जो राइट ऑफ लीन है वो उठा लिया, लेकिन नहीं, नहीं रखेंगे हम राइट ऑफ लीन, जाओ तुमको हम ये छूट दिए, ठीक है। तो इस टाइम पे भी होता है, ऐसा होता है क्या भैया, बिल्कुल होता है। मानो कोई गरीब इंसान घर का राशन लेके जा रहा है, ठीक है, वो बोला कि भैया राशन शाम तक दे दीजिएगा, लेकिन पूरा पैसा भी नहीं दे पाएंगे, हो सकता है हम बाद में भी ना दे पाए। तो गरीब आदमी को हम लोग बोलेंगे ठीक है हम राइट ऑफ लीन नहीं रखेंगे, ले जाओ कोई बात नहीं, हम अनपेड सेलर, ठीक है कि नहीं। तो ये तीन केसेस में राइट ऑफ लीन का टर्मिनेशन होता है। हम तुम लोग को 1 मिनट दे रहे हैं, स्क्रीन पे है, सबको रीड करो, दिमाग में ये पॉइंट बैठाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उठा लेना, रुक जा हम दे दे रहे हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग सारा पॉइंट पढ़ के यो करेगा।
समझ आ गया सबको? ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो इससे रिलेटेड पूछ लेना, आज के आज ही क्लियर करना। पोजीशन मतलब राखी होता है पोजीशन। मानो मेरा स्कूटी है, मेरा स्कूटी का ओनरशिप किसका? मेरा, लेकिन अपना दोस्त को देके रखे, वो चला रहा है, पोजीशन किसके पास है? दोस्त के पास। उसका वो पोजीशन कहाँ पे? पोजीशन से लिंक कर दो पोजीशन को, किसके पास है अभी? किसका है? ओनरशिप होता है। किसके पास है? पोजीशन होता है। ठीक है। अब क्या बोला? द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स डज नॉट लूज हिज लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। एक सेकंड, डिक्री का मतलब बता, याद है किसी को? ऑर्डर। ये थोड़ा विचित्र बात बोला, ये लोग बोला कि जो अनपेड सेलर है वो अपना लियन का राइट को लूज नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि उसको ऑर्डर मिला है गुड्स का प्राइस लेने के लिए। तो ये तो हम लोग को पता है ना, किसी को नहीं पता था? अगर तुमको ऑर्डर दिया कोर्ट कि तुम गुड्स का प्राइस ले लो, तो इसका मतलब कोर्ट ये तो नहीं ना बोल रहा है कि सामान उसको दो। सामान पे तुम्हारा हक अभी भी है, राइट ऑफ लीन तो तुम अभी भी लगा सकता है। तो यही बात लिख दिया है ये लोग। ठीक है, क्या कोर्ट में गए, केस हुआ, बायर हम चिल्ला के बोले माय लॉर्ड ये हमको सामान पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेगा वो? हम डिक्री पास कर रहे हैं कि तुम इसको पैसा दो। कोर्ट ये बोला कि हम इसको सामान दे पहले? नहीं, तो राइट ऑफ लीन मेरे पास है। ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है कोर्ट से, उसके बाद भी राइट ऑफ लीन मेरे पास है। कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि तुम इसको पहले सामान दो, बाद में पेमेंट मिलेगा, तब हमको कोर्ट का बात मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो राइट ऑफ लीन कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं उसमें। अब आते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखो, इसको समझाने के लिए तुम लोगों को पूरा इमेजिन करना होगा। मानो ये है ए, ये है बी। ठीक है, ए है सेलर, बी है बायर। राइट ऑफ लीन सेलर कब लगाएगा? जब वो अनपेड सेलर होगा। और कब तक लगा सकता है? जब तक पोजीशन मेरे पास है। ठीक है, अभी मानो बहुत सारा कोल हम इसको देने वाले थे, कोल पे राइट ऑफ लीन कब तक होगा? जब तक वो मेरे पास है। राइट ऑफ लीन क्लियर है, क्या होता है? मानो ये पेमेंट नहीं दिया, ये कोल हम किसी और को बेच सकते हैं, हमको भी रोक पाएगा क्या? बायर नहीं रोक पाएगा। अब समझो सीन क्या हो रहा है। कोल किस में जाता है? ये एक ट्रक है, ठीक है, हम इस पे कोल लोड करके भेजेंगे। राइट ऑफ लीन तब तक जब ये मेरे पास है। मानो ये मेरे पास अब नहीं है, हम इसको इसमें डलवा दिए, और मेरा गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ है मस्त गाना गाते गाते जा रहा है। राइट ऑफ लीन हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, पोजीशन तो मेरे पास नहीं है। भैया आप तो अभी ऊपर में बताए थे कि राइट ऑफ डिस्पोजल अगर आप रखेंगे तो राइट ऑफ लीन रख सकते हैं आप अपने पास। राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब हम ड्राइवर को बोले ड्राइवर बी जब पैसा देगा उसको तभी सामान देना है, बी पैसा नहीं देगा सामान वापस ले आना। ड्राइवर जब सामान वापस लाके मेरे पास रखेगा ना, तब वो राइट ऑफ लीन होगा। समझो बात को, नहीं तो होगा यहां पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जहां पे राइट ऑफ लीन खत्म होता है, यहां पे राइट ऑफ लीन खत्म। जैसे हम कोयला लोड करा के फोन किए, मेरा राइट ऑफ लीन खत्म। जब ट्रक जा रहा है, बहुत जगह होता है ना जहां पे जाने जाने में 2-2 3-3 दिन लगता है। मानो हमको पता चला, फोन आया कि उस जो मेरा बायर था उसका दिवाला निकल गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। अब हम कौन हो गए? मेरा बायर इंस्टॉलमेंट हुआ, मेरे को पैसा नहीं मिला, हम कौन? अनपेड सेलर। अब जैसे ही हम अनपेड सेलर होंगे,
राइट ऑफ लीन नहीं लगा सकते क्योंकि वो हक तो हम खो दिए, हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएंगे, मतलब बायर को फोन करेंगे, बोलेंगे बायर, सॉरी ड्राइवर को फोन करेंगे, बोलेंगे ड्राइवर गाड़ी रोक, यू टर्न मार, वापस आ जा। ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स था, हम स्टॉप करवा दिए, क्या है ये? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? जहां पे मेरा राइट ऑफ लीन खत्म होता वहां से, है कि नहीं? तो इस चीज को हम लोग अब यहां से समझते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन। ऊपर क्या था? रिटेन द पोजीशन, यहां पे क्या है? रीगेन द पोजीशन, अलग है ना दोनों। एंड टू रिटेन दिम टिल द फुल प्राइस इज पेड और टेंडर्ड, मतलब सामान वापस मंगवा लो या फिर वहीं पे रुकवा के रखो जब तक ये कंफर्मेशन ना मिल जाए कि हमको पैसा मिलेगा। मानो जो इंसॉल्वेंट बंदा है वो पेमेंट करने के लिए तैयार, बोला मेरे पास लास्ट लाख रुपया बचा हुआ है, ये हम आपको देके वो कोयला मंगाना चाहते हैं क्योंकि हमको पैसा कोयला का बहुत जरूरत है, तो वो पेमेंट दे रहा है, हमको कोई दिक्कत है क्या? फिर हम स्टॉपेज रखेंगे? हम हटा देंगे, वेव कर देंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट कि हाँ ड्राइवर चल जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। When the unpaid seller has parted with the goods, मतलब गुड्स से जब अनपेड सेलर अलग हो रहा है, एक कैरियर को दे दिया। कैरियर क्या होता है? जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन करवाए, ट्रक, टैक्सी, छोटा हाथी, ट्रेन, अलग अलग मीडियम से होता है सामान ट्रांसफर। एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट बाय आस्किंग द कैरियर टू रिटर्न द गुड्स बैक और नॉट टू डिलीवर द गुड्स। कैरियर को दोनों चीज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यू टर्न ले लो, बोल सकते हैं वहां पे रुको, दोनों चीज बोल सकते हैं। कब? जब आगे वाला इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, जब हमको कंफर्मेशन मिल गया कि वो पेमेंट नहीं देगा। दिस राइट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन, जहां पे राइट ऑफ लीन खत्म वहां से ये शुरू, बिकॉज इट इंटाइटल्स द सेलर टू रीगेन द पोजीशन इवन व्हेन ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। राइट ऑफ लीन में भैया पोजीशन होना जरूरी है, मेरे पास पोजीशन नहीं है, अब हम क्या करें? स्टॉपेज इन ट्रांजिट करो, जब तक गुड्स नहीं पहुंच रहा है, गाड़ी में है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करो। ये एक्सरसाइज, ये राइट कब एक्सरसाइज होता है? ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस में। स्टार मार्क करो किताब में, किताब में ढूंढो, देखो मिलेगा, स्टार मार्क करो। कुछ बच्चा है जो सीए और सीएमए दोनों का एग्जाम साथ में देगा, तो तुम लोग सीए वाला किताब से पढ़ो, सीएमए में सेम चीज है, ठीक है। किसी भी एक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तुम लोग नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन सब देख रहा, कौन तेज बच्चा है। चलो, द सेलर मस्ट बी अनपेड, तभी ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं। अरे भाई सेलर हमको पेमेंट कर दिया, हम सामान रुकवा सकते हैं क्या? नहीं रुकवा सकते। क्यों रुकवाएं? कोई रीजन नहीं है। दूसरा, पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, जब तक पोजीशन हम ट्रक में चढ़वा के भेज ना दे, हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट करेंगे नहीं। तब क्या होगा? राइट ऑफ लीन, ठीक है। जब मेरे से राइट ऑफ लीन छीना जाएगा कि सामान अब तेरे पास नहीं, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तब हम करेंगे ठीक है, रोको, ड्राइवर को फोन करो, है कि नहीं। फिर द गुड्स आर इन ट्रांजिट, गुड्स रास्ता में है, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अनपेड सेलर में स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, समझ आया। द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो इस राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो वो सारा इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, तुम लोग का उसमें अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाला बात था, अनपेड होना चाहिए, सामान मेरे यहां से निकल जाना चाहिए, सामान रास्ता पे होना चाहिए और बंदा इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट समझो। द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब माना जाता है वो ट्रांजिट में कब है? फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailey। भैया आप हम लोग को स्टॉपेज इन ट्रांजिट समझाएं। आप मानो हम सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं, मेरा फैक्ट्री में गाड़ी खड़ा है, मेरा जो कोल माइन है उसमें गाड़ी खड़ा है, कोयला लोड हो रहा है, हमको पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे स्टॉपेज लगेगा या फिर लियन लगेगा?
पोजीशन तो मेरे पास है ना। जैसे ही सारा सामान लोड हो गया और वो ट्रक निकल गया बायर के लिए, अब क्या लगेगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, है कि नहीं? क्लियर बात है, यही बात को बताया। डिलीवरी स्टार्ट होता है जब हम इसको सामान दे दें, ठीक है, जब हम इसको सामान दे दें इस उम्मीद से कि अब ये बायर पास जाएगा, और खत्म कब होगा? जब बायर सामान ले ले। इस दौरान जब रास्ता में गाड़ी है, ये क्या कर सकते हैं हम? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। When does the transit come to an end? The right to stoppage in transit is lost. हम लोग क्या पढ़े? राइट ऑफ लेन में कब नहीं कर सकते? अब सीखो राइट ऑफ स्टॉपेज में कब नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कौन से सीन में? कोई दिक्कत? किस में? बुक में? कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला से पढ़ लेना पीडीएफ से। When the buyer or other bailey obtains delivery, जब आगे वाला बंदा डिलीवरी ले ले तब। अभी जैसे सीएमए में हमको ये लोग बताया कि पॉइंट्स नहीं, हम तुम लोग एक सीन बताते हैं। सीएमए में पॉइंट नहीं होगा, फिर भी एग्जाम में आएगा, ठीक है, आएगा, गारंटी आएगा। क्यों? कॉमन सेंस वाला बात है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगेगा? जब बायर डिलीवरी ले ले। एक केस स्टडी दे देगा तुम लोग को कि बायर डिलीवरी ले लिया है, क्या करे? राइट ऑफ लेन लगाए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाए, कोर्ट में केस करे, नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी दोनों तो लग नहीं सकता है ना? तो कॉमन सेंस एकदम। बायर ओपेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल एट डेस्टिनेशन। सामान पहुंचाना था बिहार, ठीक है, बिहार में पटना पहुंचना था। पटना पहुंचने से 3 घंटा पहले ही श्रेया सामान उतरवा ली। बोली कि भैया हम यहाँ पे हैं, हमको यहीं सामान दिलवा दीजिए। सामान पहले मिल गया, मेरा तो वो कैरियर से खाली हो गया ना। अब हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं? नहीं। Where the carrier or other bailey acknowledges to the buyer or his agent that he holds the good as soon as the goods are loaded on the ship, unless the seller has reserved the right of disposal. Guys, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट पर हम स्ट्रेस देना चाहते हैं। हम सामान लोड किए, राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास नहीं है। हम नई बात किए कंडीशन के बारे में कि ये कंडीशन होगा तभी देना। हम जब कंडीशन रखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो, पेमेंट मिले, तभी सामान देना है, इसी को ना राइट ऑफ डिस्पोजल बोलते हैं। हम ये बात बोले नहीं। अभी ड्राइवर फोन किया बायर को कि हम तेरा सामान ले लिए हैं, आ रहे हैं, गाड़ी निकल गई, ठीक है, और हमको पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया। हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं? अब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। याद करो, जैसे ही उसको पता चला, देखो इसमें फीलिंग आ रहा है कि भैया हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लॉ बोलता है ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। बायर या फिर उसके एजेंट को तुम बोला कि तेरा सामान मेरे पास पहुंच गया, हम लेकर आ रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगा। ये पॉइंट तुम लोग का दिल कुछ और बोलेगा, दिल के साथ नहीं जाना है, दिमाग के साथ जाना है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि भैया अगर ड्राइवर जो है कैरियर का, वो बता दे बायर को कि तुम्हारा सामान मेरे पास है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगा। क्या बात शिवम, तुम स्माइल दे रहा छोटा छोटा मनी मन में, कुछ बात है क्या? इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, अभी मानो पेमेंट मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ड्राइवर है वो बदमाशी कर रहा है, तो उसमें मेरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट हुआ है क्या? नहीं, ड्राइवर का गलती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से समझेगा, केस करेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर। कौन? जो ओनर है वो, ठीक है, जो भी ओनर है। मानो सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल रखा था, तो ओनर कौन है अभी तक? मानो बायर को फोन कर दिया था ड्राइवर चढ़ते के साथ, तो ओनर कौन हो गया? Where the goods are delivered to the carrier hired by the buyer, ये एक नंबर पॉइंट है। अभी अक्सर क्या होता है, डिलीवरी कौन करता है? सेलर। किसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है? बायर को। अरे तुम लोग टीवी खरीदने गया, तुम लोग जब तक दुकानदार को बोलेगा नहीं कि भैया टीवी घर पहुंचा दो, दुकानदार पहुंचाएगा क्या? नहीं पहुंचाएगा। अभी मानो हम क्या बोले दुकानदार को कि भाई मेरे पास एक टेम्पू है, उसमें बाकी सामान जा रहा है, तो टीवी भी उसमें लोड कर दो। यहाँ पे किसका है कैरियर? मेरा है, बायर का है। अभी बायर का कैरियर सामान लेकर जा रहा है, रास्ता में हम इंसॉल्वेंट हो गए,
सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। कॉमन सेंस, किसका है गाड़ी? मेरा है। ड्राइवर किसका है? मेरा है। तो तुम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे करेगा भाई? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अच्छा, उसमें बायर जो सेलर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल लगा सकता है। मेरा ड्राइवर मेरा गाड़ी में सामान लेकर आ रहा है, वो राइट ऑफ डिस्पोजल लगा सकता है? नहीं। वो कैसे कंडीशन रखेगा? ठीक है। Where the part delivery of the goods have been made to the buyer, then the transit will come to an end for the remaining goods which are yet in the course of transmission. मानो एक हिस्सा पहुंच गया, 5 ट्रक था, 5 ट्रक में 100 फ्रिज था, एक फ्रिज उसके पास पहुंच गया, हमको पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोजल इसमें रखा जाता है। जब भी बड़ा बड़ा चीज होता है ना, बड़ा लॉट में भेज रहे तो राइट ऑफ डिस्पोजल हमेशा सेलर रखता है, छोटा मोटा चीज में नहीं रखता है। ठीक है। When the goods are delivered to a ship chartered by the buyer, the transit comes to an end. सेम चीज, अरे मेरा खुद का शिप है, उसमें तुम सामान लोड कराया, मेरा जो सेलर है वो लेकर जा रहा है शिप को, उसको फोन करके बोला रोको रास्ता में, वो रोकेगा? नहीं रोकेगा। इन केसेस में बिंदास एकदम स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता। ठीक है, सारे केसेस को दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है, हम अगेन जो याद करने वाला होता है वो बता रहे हैं कि ये वर्ड टू वर्ड लिखना है, यहाँ पे हम याद करने वाला नहीं है, यहाँ पे दिमाग में रखने वाला है। लेकिन गाइस इंग्लिश पे ध्यान देना है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं लिखना है लॉ में। देखो कुछ वर्ड्स है जैसे कि चार्टर्ड बाय द बायर, द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कुछ कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं हम, वो सब वर्ड पे ध्यान रखना है, वो सब वर्ड का इस्तेमाल करना है पेपर में। वो सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग का इंग्लिश का लेवल ना बच्चा वाला लगेगा। ठीक है, लॉ में इंग्लिश पे ध्यान देना है। अब क्या होता है समझ गए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे होता है। गुड्स का एक्चुअल पोजीशन ले लो, ड्राइवर को फोन करके बोले सामान वापस लाके दो, ये हुआ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कैरियर को नोटिस दो कि गुड्स डिलीवर नहीं करना है। नोटिस कैसे? लिखित में दे, व्हाट्सएप पे, लिखित में, ईमेल में, कॉल करके, कैसे भी, बस उसको पता चले कि रुकना है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है। ठीक है, स्टॉपेज का इफेक्ट क्या होता है भैया? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्टिल रिमेन्स इन फोर्स एंड द बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, वो वापस से बोलेगा अरे पैसा पेमेंट कर रहे हैं तुम भेजो। कॉमन सेंस, हम गाड़ी मेरा है, राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है, हम ट्रक भेज दिए, हमको पता चला कहीं से वो इंस्टॉलमेंट हुआ, ट्रक मंगवा दिया और उसका पेमेंट मेरे पास आ गया, तो ट्रक वापस घूम के जाएगा उसके पास। अभी सोचो 2 बार घूम राउंड हो गया ट्रक का, दोनों बार का पैसा मिलेगा हमको? एक ही बार का मिलेगा। घुमवाया कौन था? हम, तो 2 बार का पैसा कैसे मांग ले हम, है कि नहीं? हो सकता है रूमर हो सकता है मेरा पैसा वो साइड रखा हो, इंस्टॉलमेंट होने के बाद भी हमको तो पैसा मिला ना, तो क्या चाहिए। ठीक है, तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सबको ये वाला पॉइंट रीड करो। डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट टू, यहां पे राइट टू, यहां पे शुड बी इन द पोजीशन, मतलब मेरे पास होना चाहिए। यहां पे पार्टेड विद द पोजीशन। ठीक है, यहां पे बायर इंसॉल्वेंट नहीं हो तब भी हम राइट ऑफ लीन कर सकते हैं, यहां पे इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। यहां पे एंड ऑफ राइट ऑफ लीन मतलब जहां पे राइट ऑफ लीन खत्म होगा वहां से राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू होगा। यहां पे वो शुरू कब से होता है? जब राइट ऑफ लीन खत्म होता है। 4 मार्क्स डिफरेंस आएगा। ठीक है, ओके। अगेन आई एम आस्किंग यू, तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे, तुम लोग किताब देख लो सब, किसी को भी कहीं भी ये 2 पॉइंट में डाउट है तो मेरे से अभी पूछो। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राइट अगेंस्ट द बायर या फिर राइट अगेंस्ट द गुड्स? ऑनलाइन वाला बच्चा तुम लोग भी थोड़ा सिंसियरिटी दिखाओ, डाउट आउट है तो पूछो।
ठीक है, किसी को दिक्कत? जयती, रिदम? देखो स्टॉपेल का मतलब हम बार बार बताते हैं, ठीक है, फिर से तुम लोग को बता रहे स्टॉपेल का कहानी। स्टॉपेल नाम सुनते क्या आता है तुम लोग का दिमाग में? जेठालाल। स्टॉपेल का सीन होता है, जेठालाल दुकान में खड़ा है, कोई कस्टमर आया सामान लेने के लिए, और बागा क्या बोल रहा है? बागा बोल रहा है आइए हमारे दुकान में आइए। व्हाट डज दिस मीन? कस्टमर को क्या लगेगा दुकान किसका, जेठा का या बागा का? जेठालाल उसको रोका? मानो बागा टीवी बेच दिया, अब जेठालाल बोल रहा है कि तुम टीवी कैसे बेचा, पैसा दो। जेठालाल बोल सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेल है, उसके रहते हुए ना टीवी बिका है, वो परमिट कर रहा है ना। अगर हम तुमको रोक नहीं रहे गलत करने से तो हम भी गलत कर रहे हैं, तो वहां पे अगर वो गलती करे तो उसको रोकना चाहिए। ये सीन होता है स्टॉपेल का, ठीक है। स्टॉपेल का मतलब जान लो, सब क्लियर है। अक्सर बच्चा लोग होता है ना स्टॉपेल में अटका होता है, सिंपल जेठालाल को याद रखो, याद रहेगा। एनी अदर डाउट्स? अब आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। राइट टू रीसेल। मेरे पास हक है, हम उसको फिर से बेच सकते हैं। हम तुमको कोई सामान बेचे हैं, तुम पैसा नहीं दिया, हम रीसेल कर सकते हैं। कब? उनको समझा रहे, नोटिस देना पड़ता है। अगर मानो तुम लोग को हम कोई सामान बेचे, मानो लैपटॉप बेचे, टोटल 30,000 का पेमेंट करना था, 3 महीने में 10,000 करके। तुम लोग पहला 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट देने में तुम लोग को लेट हो गया। हम तुम लोग से रिक्वेस्ट किए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हम बोले नहीं है कि हम रीसेल कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बिना तुमको बताए किसी और को बेच दिए। हम गलत किए। हमको तुमको बोलना होगा कि तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम और है, अगर तुम ये 7 दिन में पैसा नहीं देता है तो हम रीसेल कर देंगे। ये बात का हमको तुमको नोटिस देना होगा, लिखित में, कॉल पे, किसी भी तरीके से। तो नोटिस देना इज अनिवार्य, जरूरी। रीसेल करने से पहले बायर को कुछ टाइम, कुछ मोहलत दो उसको पैसा देने का। साथ ही साथ में कभी कभी नोटिस नहीं भी देंगे तो चलेगा। जस्ट इमेजिन, कब? बुद्धि दौड़ाओ, तुम लोग खुद सोचो। तुम लोग को हम बेचे आम, मैंगो, ठीक है। अभी तुम लोग बोला भैया हम 1 घंटा में आके ले जा रहे हैं। 1 घंटा पार हुआ तुम नहीं आया, 2 घंटा पार हुआ तुम नहीं आया, 3 घंटा पार हुआ तुम नहीं आया, शाम हो गया। हम वेट करेंगे तुम्हारा? क्यों नहीं करेंगे? गुड्स खराब हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरिशेबल नेचर, सड़ जाएगा। तो हम नोटिस देंगे? कुछ नहीं देना है। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का तो नोटिस देंगे। कौन से गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं? ईटेबल, मोटा मोटी सारा चीज होता है, ठीक है। अभी एक फन फैक्ट तुम लोग को बताते हैं। ईटेबल फूड्स जो होते हैं उसमें कौन सा केमिकल के कारण वो लंबा टाइम तक टिकता है? तुम लोग लेस खाता है, तुम लोग मैगी खाता है, वो लोग, नाइट्रोजन इज द गैस। आई एम आस्किंग अबाउट द केमिकल जो उसको उसके लायक बनाता है। तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। मैगी बीच में बंद हुआ था, किसके लिए? लेड के लिए, ठीक है। क्या होता है ना, वो लोग लेड डालता है, एक ऐसा मात्रा, लेड इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट एक मात्रा में डालना होता है जो हेल्थ को भी ज्यादा खराब नहीं कर रहा है और कमोडिटी को भी सही कंडीशन में रख रहा है। अभी क्या हुआ था कि मैगी का कुछ पैकेट्स में अपने आप नेचुरल कंडीशंस के कारण लेड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो मानो 0.2% लेड होना चाहिए था तो 0.7 हो गया, इसके कारण केस हुआ था, ठीक है। तो वो सब पेरिशेबल नेचर का है? नहीं, उसमें लेड है, उसमें एक्सपायरी डेट है। उसके बाद अगर मानो एक्सपायरी डेट पास आ रहा है तो हम बेच सकते हैं, लेकिन नोटिस देने का तो टाइम है ना। समझने का कोशिश करो। फ्रूट्स, ठीक है, पेरिशेबल नेचर का है। वेजिटेबल्स पेरिशेबल नेचर का है। ये सारा चीज पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है। समझ आया? अच्छा, एक डाउट है, तुम लोग बताओ, बलून पेरिशेबल नेचर का है कि नहीं? जो बलून होता है हवा में उड़ता है, कभी देखा है कि नहीं? बलून क्या होता पता है ना? तो पेरिशेबल नेचर का है कि नहीं? है ना। मानो तुम बलून बोला भैया हम एकदम मस्त फुला वाला के रख दिए बलून, बोला भैया 1 घंटा में आके ले जा रहे हैं, शाम तक बलून क्या होगा? सारा
खुश। तो हम लोग क्या करेंगे, शाम तक वेट करेंगे उसका, वो 1 घंटा का टाइम बोले 1 घंटा में नहीं आए, हम बेच देंगे। तो बलून भी पेरिशेबल नेचर का है, ये मत बुद्धि लगाना, खाली खाने का चीज होता है। तुम लोग को नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। ओके, तो the unpaid seller can exercise the right to resell the goods under the following conditions only. पहला, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो नोटिस नहीं देना है। बाकी सारे केस में नोटिस देना जरूरी है कि भाई मेरा इरादा है, मेरा इंटेंशन है कि हम गुड्स को रीसेल करने वाले हैं, और अगर तुम इतना टाइम में पेमेंट नहीं करेगा या फिर कोशिश नहीं करेगा पेमेंट करने का, हम बेच देंगे। अभी बात को समझो, हम तुमको बात किए थे मैंगो वाला, मैंगो का तुमसे बात हुआ कि तुम 100 रुपया में 1 केजी लेगा, ठीक है। कितना में बात हुआ, 100 में 1 केजी। तुम आया नहीं, शाम तक मैंगो हमको बेचना पड़ गया 80 रुपया में 1 केजी। ये जो 20 रुपया का लॉस हुआ किसके कारण हुआ, बायर के कारण। तो ये किससे मांगेंगे, बायर से मांगेंगे। मानो यहीं पे शाम तक वही मैंगो 110 में बेच रहे हैं, क्या 10 रुपया का प्रॉफिट बायर का है, किसका है। अगर प्रॉफिट हो तो क्या हम देंगे बायर को, और अगर लॉस हो तो हम बायर से मांग सकते हैं, नहीं मांग सकता। कैसे मांग सकता है, नहीं मांग सकता। मतलब बायर को नहीं बेच रहा है, ये थर्ड पार्टी को बेच रहा है, समझा। बायर के कारण ना मेरा लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, जो हो रहा है। तो लॉस होगा तो बायर दो, हम क्यों भुगते हैं, और प्रॉफिट हो रहा है तो बायर तेरा नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है, लॉस में कौन है अभी, मतलब नुकसान किसका हो रहा है, बायर का। हम ये लाइन को पूरा रीड कर रहे हैं, ना तब नोटिस देने का जरूरत नहीं है। तनीषा पूछी भैया अगर कंडीशन रख दिया तो, कि कल तक नहीं आ रहे तो बेच देना, तो क्या नोटिस दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। In other cases, after giving notice to the buyer of his intention to resell the goods and the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, surplus on sale is of unpaid seller, whereas loss on resale will be recovered from the buyer. ये वाला जो लाइन हम जिसको ब्रैकेट में डाले हैं, तुम लोग से रिक्वेस्ट है पढ़ो, किताब में अंडरलाइन कर दो। ऑनलाइन वाला बच्चा, तुम लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत हमको रोक देना। समझ आ गया, ठीक है। अगेन दिल के अकॉर्डिंग मत जाना, दिल तो बच्चा है जी ना। देखो शिवम का दिल कितना बच्चा था, शिवम बोलता भैया प्रॉफिट तो हम बायर को दे देंगे ना, वैसे नहीं, ठीक है। बट इफ द सेलर रीसेल द गुड्स विथआउट गिविंग नोटिस ऑफ द रीसेल टू बायर, बायर को नोटिस नहीं दिया, गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं था और बायर को भी नोटिस नहीं दिया, तो क्या, द अनपेड सेलर हैज नो राइट टू रिकवर एनी लॉस, लॉस नहीं ले पाएगा बायर से। He has to restore any surplus arising from the resale to the buyer. जबरदस्त चीज। तुम लोग सबके मन में एक सवाल आ रहा था, यही सवाल आ रहा था कि भैया सरप्लस हम बायर को कब दे। तुम तनीषा बोली कंडीशन रख देंगे, तो उसको भी ये फीलिंग आया, इसीलिए आया। अगर हम नोटिस नहीं दिए मानो, और आम को शाम तक बेच दिए, आम छोड़ो नोटिस आम में तो देना ही, मानो लैपटॉप तुमको बिना नोटिस दिए हम बेच दिए, लैपटॉप ज्यादा में बिका, जितना में हम लोग का बात हुआ था 30,000 में, लैपटॉप बिका 38,000 में, वो 8,000 मेरा हो जाएगा, क्योंकि तुम नोटिस तो दिया नहीं था। और अगर मानो 30,000 का लैपटॉप वो 22 में बेच रहा, हम लॉस देंगे क्या, क्यों दे, बताया था तुम हमको बेचने वाला है, बताओ तो सही, लॉ बोल रहा है कि नहीं। तो ये वाला चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है। नोटिस नहीं मिला तो नुकसान किसका, सेलर का। नोटिस देने के बावजूद बायर अगर नहीं पेमेंट कर रहा है, तब किसका नुकसान होगा, बायर का। वो सामान लेने जाएगा ना, तो उसको बोला जाएगा बेच दिए 110 में, वो पता करेगा, बिल देखेगा। हाँ बोलो आगू। सर बी और सी वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार समझा दीजिए ना फिर से। क्या बोला शिवम? हाँ
हो सकता है ना ले, सेकेंड हैंड लैपटॉप था ना, ठीक है। अभी हम फिर से पूरा बात को रिपीट कर रहे हैं। पहला केस में, केस 1, बायर को नोटिस दिए हैं, ठीक है, कॉपी नहीं करना, ध्यान देना खाली शांति से। बायर को नोटिस दिए हैं, नोटिस देने के बावजूद बायर पेमेंट नहीं कर रहा है। दो केस हो गए इसके अंडर में। पहला सीन, 100 रुपया का सामान था, 110 में बेचा, 10 का क्या हुआ? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका? ये प्रॉफिट सेलर का। दूसरा केस, 100 रुपया का सामान है, 90 रुपया में बेचे, नोटिस दिया हुआ है, 10 का क्या हुआ? ये लॉस किसका? बायर का। बायर बोलेगा, सेलर बोलेगा बायर को कि पैसा दो, लॉस तो बायर का। यहां पे भी बायर का लॉस हो रहा है देखा जाए तो। अगर यही सामान बायर बेचता तो बायर को प्रॉफिट मिलता, बायर का हाथ से 10 रुपए का प्रॉफिट छूट गया, और यहां पे तो बायर को देना पड़ रहा। और केस 1 क्लियर। केस 2, बायर को नोटिस नहीं मिला, पेमेंट का बात ही नहीं है जब नोटिस नहीं मिला तो। अभी 100 का सामान सेलर 110 में बेच रहा है, 10 का क्या? भैया ये प्रॉफिट आप बताएं मिलेगा बायर को क्योंकि उसको नोटिस नहीं था। कैसे? हम लोग को थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल समझाइए। तुम सामान रख के गया कि भैया हमको ये लेनोवो वाला जो लैपटॉप है आपका पसंद आ रहा, आप हमको बेच दीजिएगा। हम 2-3 दिन में आते हैं, 2-3 दिन पार हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हम सामान बेच दिए। यही लैपटॉप 30,000 वाला हम 35,000 में बेचे। कैसे पता चलेगा बायर को? हो सकता है बायर को उसका बाहर से पता चले, दोस्त ही खरीदा था, नहीं तो बायर आएगा बोलेगा लैपटॉप बेच दिए, सच्ची में बिल दिखाइए। बिल तो सेकंड हैंड आइटम का भी दे सकते हैं ना, बिल दिखाइए, हमको विश्वास नहीं हो रहा आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। समझा? इस तरीके से गेम खेलना पड़ता है। प्रॉपर मार्केट में ऐसे गेम खेला जाता है ताकि हमको पता चले वो कितना में बेचा। अगर वो प्रॉफिट में बेचा होगा हम क्या करेंगे? तुरंत भैया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रॉफिट दीजिए, ठीक है। और अगर वो लॉस में बेचा होगा, 100 रुपया का सामान को 90 में बेचा होगा, 10 का नुकसान हुआ, हम मांग सकता है क्या? किसका है ये लॉस? सेलर का, ठीक है। अगेन ड्रॉ वगैरह मत करना, अचानक से देखिएगा डर लगेगा, ठीक है, दिमाग में डाल लो, ध्यान से देखो पूरा डायग्राम को, दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मानो रीसेल हो गया, भैया जो सब्सीक्वेंट बायर है, मानो हमसे मांगी थी जयती लैपटॉप, हम बेच दिए रिदम को। सब्सीक्वेंट बायर कौन? रिदम। अब क्या रिदम को जो टाइटल मिला है वो गुड है या डिफेक्टिव है? गुड है। नोटिस दे ना दे, हम अब तुमको प्रॉफिट लॉस वाला हिस्सा तो समझ में आ गया ना। तो रिदम्स को क्या मतलब? उसको तो लैपटॉप चलाने से मतलब है, तो उसको क्या टाइटल मिला है? गुड टाइटल, ठीक है। अगर सब्सिक्वेंट बायर सामान ले रहा है उसको हमेशा गुड टाइटल मिलेगा, नोटिस मिला हो ना मिला हो फर्क नहीं पड़ता। नोटिस वाला सीन क्या है? ये है, नोटिस देना या ना देना यहाँ पे डिपेंड करता है, नोटिस दिया तो ये, नहीं दिया तो ये। वहां पे कुछ बात पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, ठीक है। When the right to resale is expressly reserved by the seller and the buyer makes a default in payment of the price, the seller may sell the goods without giving notice to the original buyer. अब आता है जो बात तनीषा पूछी थी कि भैया अगर हम कंडीशन रख दें कि अगर हम 2-3 दिन में आ रहे हैं, अगर तुम 2-3 दिन में आ रहे हो तो बेचेंगे, चौथा दिन हम किसी और को बेच देंगे, तो पहले ही नोटिस दे दिए हम कि हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं,
तो फिर से देना जरूरी है क्या? नहीं, तब नोटिस देने का जरूरत नहीं है। ये कौन सा सीन में हो रहा है? सीन समझो, ये सीन में 3-4 दिन में आना तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नोटिस का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो हम लोग पढ़े 3-4 दिन में आके ले जाओ, नहीं आया तो फोन करके बोलना होगा कि भाई नहीं आ रहा है, हम भेज दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम नहीं बोले थे ऐसा कुछ। अगर पहले से नोटिस दे दें तो बाद में फिर से देना होगा क्या? नहीं। ठीक है, अगेन 1 मिनट दे रहे हैं, फटाफट गो थ्रू करो। सब्सिक्वेंट बायर वाला ये ना, उसमें कुछ नहीं दिक्कत है, नोटिस वाला में प्रॉफिट लॉस का चिंता आता है। ओके, हर्ष पूछ रहा है सेकंड वाला। ठीक है, खुद सोचो तुम हर्ष, हम तुमको कोई सामान बेचने वाले थे, हम तुमको बोले 4 दिन में आके ले जा, तुम नहीं आया। 5वां दिन फोन किया, बोले हर्ष आके ले जानी तो बेच देंगे कल, तुम नहीं आया। हम शिवम को भेज दिए। शिवम के पास कैसा टाइटल है? मानो हम तुमको नोटिस नहीं दिया, हम शिवम को भेज दिए, शिवम के पास कैसा टाइटल है? भैया बैड क्यों नहीं है? अरे जो प्रॉफिट लॉस है वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा ना हम लोग के बीच में, तो उसको क्यों भुगतना पड़ेगा? उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग के सामने स्क्रीन पे सारा पॉइंट है, देख लो एक बार। किसी में भी डाउट है पूछो, फिर से समझा देंगे हम। अगर नोटिस पहले से दे रहे, जैसे लास्ट वाला केस में कि नोटिस हम पहले से दे दिए कि भाई आके ले जाना है तो ले जाओ, नहीं ले जाएगा तो तुम फंसेगा, तो ये वाला सीन हो गया, नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, सर बी वाला पॉइंट समझाइए ना एक बार। नोटिस कब देना जरूरी है? हमेशा। कब नहीं देना जरूरी है? पेरिशेबल गुड्स के केस में। अभी नोटिस हमेशा देना है, पेरिशेबल में नहीं देंगे चलेगा। सवाल उठ रहा है कि भैया हम नोटिस दे दिए, सामान बेच दिए, सामान 30,000 का था, हम 35,000 में बेचे, क्या होगा? वो 5,000 का प्रॉफिट किसका जेब में है? सेलर का जेब में। सेलर तो बोल दिया था ना तुमको क्यों प्रॉफिट दे भाई, हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हम बिना नोटिस दिए बेचते तब हम गलत कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, तब बायर को फायदा मिलेगा। यहाँ पे फायदा किसका है? सेलर का। अगर नोटिस नहीं देते तो फायदा किसको मिलता? बायर को, क्योंकि वो कौन सा पार्टी है? अग्रीव्ड पार्टी है, दुखी पार्टी है, उसके साथ गलत हुआ है। मानो हम सस्ता में बेचे, हम नोटिस दे दिए थे, तुम्हारे चक्कर में ना सस्ता में बिका, दाम गिर गया मार्केट में इसका, तो अभी नुकसान किससे मांगेंगे? अगर नोटिस दिए तो बायर से नुकसान मांग सकते हैं, अगर नोटिस नहीं दिए तो बायर क्या बोलेगा? अरे भाई बताता तो सही तुम बेचने वाला है, हमको पता नहीं है, कम दाम में तो हम ही खरीद लेते हैं, तो हम क्यों दे तुमको लॉस? सर अगर पेरिसेबल गुड्स के केस में अगर हम नोटिस तो उसमें नहीं देंगे और अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किसका होगा, बायर का कि सेलर का? पेरिशेबल में नोटिस देने का जरूरत नहीं है। मानो वो आम जो है 100 का 120 में बिका शाम में, तो सेलर का फायदा है, सेलर अपना मर्जी से दे रहा है, और वही 90 में बिका तो सेलर का नुकसान है ना। पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है ना, इंसान के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम फटाफट बेचे, फटाफट प्राइस लेके इसको सल्टाएं। तो यहाँ पे सेलर का जो है गलती है कि वो पेरिशेबल गुड्स में उधार लेन देन टाइम का वो कर रहा है। कभी भी तुम किसी को देखता आलू बोला कि मेरा आलू पैक कर दीजिए, हम आके लेते हैं शाम तक, होता है ऐसा? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है। सेलर रिस्क लेगा क्या तेरा आलू साइड करके रखने का, खराब हो गया तो रिस्क ही नहीं लेता वो लोग। सबको पॉइंट्स क्लियर है? ओके, यहां तक एकदम सीन क्लियर। राइट ऑफ लीन क्या होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, राइट टू रीसेल क्या होता है। अब आते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द, ये क्या है? जस्ट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोना, मतलब मेरा उस बायर के, अब बायर के खिलाफ हक है। अरे गुड्स नहीं चाहिए हमको, हमको बायर चाहिए। ठीक है, ये इसमें ज्यादा खुन्नस फील हो रहा है। पहला में क्या था, गुड्स दे दो खत्म, मेरा बायर का रिश्ता। यहाँ तो बायर को हम सजा दिलवा के रहेंगे। देखो, सूट फॉर प्राइस, सबसे पहले हम बायर से क्या मांगेंगे? भाई मेरा पेमेंट दो। कब? जब सामान उसके पास चल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? सूट फॉर
प्राइस, पोजीशन भी मेरे पास नहीं, ओनरशिप भी मेरे पास नहीं, हम क्या करें, प्राइस मांगो। अब मानो प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर और वो जबरदस्ती बोल रहा है पैसा नहीं देंगे, रिफ्यूज कर रहा है पे करने से, हम उसके ऊपर केस करेंगे, जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे, सीधे केस कर देंगे। दूसरा में प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ अभी तक, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, और प्राइस पेएबल है, मानो 26 जनवरी को बोला था हम पेमेंट कर देंगे, डिलीवरी छोड़ दो, दिमाग मत लगा हुआ कि नहीं, बात है पेमेंट मिल रहा है कि नहीं 26 को मानो बायर बोला हम पेमेंट नहीं देंगे, अभी सेलर सू कर सकता है उसको प्राइस के लिए, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड एंड द गुड हैज नॉट बीन अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टी पास हुआ, ओनरशिप पास नहीं हुआ, हम प्राइस क्या चीज का मांग रहे हैं भैया, मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस दिन हमको पैसा मिलेगा, वो हमको पैसा दे, हम ओनरशिप दे रहे हैं। पहला केस में ओनरशिप पास हो गया, कोई उपाय नहीं है, कोर्ट जाना हो। दूसरा केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोर्ट अभी भी जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए, सामान के लिए नहीं, हमको प्राइस चाहिए इसके लिए। दोनों केस में हम क्या मांग रहे कोर्ट में जाके, प्राइस मांग रहे, ठीक है। डिपेंड है, डैमेजेस तुम लोग तभी मांगता है अगर स्पेशल डैमेज के लिए बोल दिया, हम बोल दिए कि अगर तुम मेरे को 26 तारीख को पेमेंट नहीं दिया तो मेरे इतना का नुकसान होगा, वो तुमको देना होगा, और वो राजी हो गया, इस टाइम पे हम मांग सकते हैं। अगर ऑर्डिनरी डैमेज नहीं हुआ तुम कैसे मांगेंगे, उसको नुकसान होगा तभी मांग सकता है, और अगर उसको पैसा ऐठना है तो पहले ही बोल दे, कंडीशन रख दे भाई कि ऐसे ऐसे देना पड़ेगा, तुम तैयार है, तो वो तैयार होगा तो देगा, नहीं तो छोड़ देगा, ठीक है। देखो अब आते हैं डैमेजेस पे। When the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, बायर खड़ा है, उसके सामने ट्रक खड़ा है, बोला हम नहीं लेंगे डिलीवरी, पैसा भी नहीं देंगे, तो ट्रक का खर्चा तो दो, मत लो, नहीं चाहिए हमको, ट्रक का खर्चा तो दो, पहले फोन करके बोलता नहीं चाहिए तुमको, मेरा ट्रक का खर्चा हम अपना जेब से देंगे क्या। याद करो फ्लिपकार्ट ना क्या बोलते हैं, झरिया में डिलीवरी नहीं करता था, पता है क्यों, आदमी लोग मंगवा लेता था, बोलता था हम तो मंगवाए नहीं है, तो झरिया में लंबे वक्त तक डिलीवरी नहीं हुआ। धीरे धीरे जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, यहाँ का आदमी लोग को बुद्धि आया, तब तो चालू, पहले क्या ना टाइम पास करा, देख 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 ऑर्डर मार दिया, अब आएगा परसों देखना, बस बात मन में ये चीज कर दिया, ठीक है, और फिर दोस्त को फोन करके बोलता आया था वापस भेज दिए। तो इस केस में फ्लिपकार्ट चाहे तो बोल सकता था ना डिलीवरी का पैसा दो, लेकिन एप्स के साथ है ना ये सब बहुत झंझट होता है, एप्स जल्दी पैसा नहीं निकलवा सकता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग तुरंत केस करके निकलवा सकते हैं। और repudiation of contract before due date, where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, यहां पे हो रहा है डिलीवरी होने से पहले ही हम कैंसिल ऑर्डर कर दिए। The seller may treat the contract as cancelled and sue damages for the breach. This is known as rule of anticipatory breach of contract. Actual breach, anticipatory breach. अरिजीत सिंह को बोले सरस्वती पूजा में आके गाना है, अरिजीत सिंह 16 तारीख को आया ही नहीं, कौन सा ब्रीच है, एक्चुअल ब्रीच है। अरिजीत सिंह 14 तारीख को फोन करके बोल रहा है हम नहीं आ पाएंगे, कौन सा ब्रीच है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है। तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है, ऊपर में क्या हो रहा था, एक्चुअल ब्रीच हो रहा था, है ना, यहाँ पे एक्चुअल ब्रीच था। एक्चुअल ब्रीच में क्या भैया डैमेजेस देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं कैसे कौन सा डैमेज मांग सकते हैं, यहाँ पे वो वाला सीन लगाएंगे, ठीक है। तीसरा सूट फॉर इंटरेस्ट, वेयर देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू, द सेलर में रिकवर इंटरेस्ट। हम तुमको बोल दिए कि भाई तुमको डेट पेमेंट करना है मानो 20 फरवरी को, अगर तुम पेमेंट नहीं करेगा तो डेली का 10 रुपया जुड़ते जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट जोड़ दिया है ना। अभी वो मेरे को पेमेंट कर दिया, बोला इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो ऐसा बोल सकता है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्ट से मुकर सकता है, मुकरा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब मानो इंटरेस्ट को लेकर ना कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, तो अब गेम आता है कोर्ट के हाथ में। कोर्ट चाहे तो इंटरेस्ट दिलवा सकता है जिस रेट पे उसको समझ आए। क्या होता है, मानो कब कोर्ट बोलेगा इंटरेस्ट के लिए, मानो हम 5 करोड़ का सामान बिकवाएं, अब अगर हमको कल 5 करोड़ मिलेगा, वो हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमा सकते थे, उसके कारण वो अपॉर्चुनिटी मेरा हाथ से चल गया। वो अपॉर्चुनिटी क्या होता है अंजलि, वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है।
मौका छूट गया मेरे पास उस 5 करोड़ से कमाने का, तब कोर्ट बोलेगा कि तेरा बड़ा नुकसान हुआ है, हम तुमको बायर से इंटरेस्ट भी दिलवा रहे हैं। फिर से सीन को रिपीट कर रहे हैं, मेरे को 5 करोड़ मिलने वाला था, वो बंदा 5 करोड़ देने में 10 दिन लेट किया, 10 दिन में हम 5 करोड़ से कुछ ना कुछ कमाते, तो कोर्ट को बोले भैया वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कौन देगा हमको, तब कोर्ट बोलेगा इंटरेस्ट के नाम पे तुमको दिलवा दे रहे हैं तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज not affected by any further sale or pledge or other disposition of the goods by the buyer. पहले रीड कर लेते हैं। This is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better position than his seller. बोल रहा है अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आगे वाला बंदा आगे सेल कर दिया है कि प्लेज कर दिया है, उसको क्या फर्क पड़ता है। हम तुमको कोई चीज उधार बेचे, तुम वो किसी और को बेच दिया, तो हम तो उससे जाके ले सकते हैं ना भाई, वो तुम लोग आपस में समझो, हम क्यों नुकसान झेले। मानो हम तुमको कोई सामान बेचे, तुम उसको कहीं गिरवी रख के पैसा उठा लिया, हम तो अपना सामान जाके ले सकते हैं ना, उससे तुम्हारा राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे मेरा पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड बायर का पोजीशन कैसा है, टाइटल कैसा है, गुड है डिफेक्टेड है? डिफेक्टेड है। तुमको बेवकूफ बनाया है और तुम बेवकूफ बना है, तो अब झेलो, है कि नहीं। देखो इसीलिए अक्सर क्या होता है, सामान खरीदने से पहले हम लोग या तो कोई शॉपकीपर से खरीदते हैं, मानो सेकंड हैंड खरीदते हैं तो क्या पूछते हैं, बिल है? कल को बिल नहीं होगा तो मेरे से तो आके ले जाएगा, वो बिल मांगते हैं इसीलिए। ठीक है, कस के बोल, सुनाई नहीं दे रहा है, बोल बोल, क्या डाउट है? हाँ, ये वो कोड मैक्सिम बोल रही है, Nemo that quote known habit. No one can have a title that he does not possess. However, the unpaid sellers above right is subjected to the following two exception. अभी तक अनपेड सेलर के पास क्या हक है, हम तेरा घर जाके सामान ले लेंगे, तुम पैसा नहीं दिया है, तुम वो सामान किसी और को बेच दिया, हम उसका घर जाके सामान ले लेंगे, यह हक है। दो सीन में यह हक उसके पास नहीं है। पहला, when the seller has assented to the sale, mortgage or other disposition of the goods मेड बाय द बायर। मानो हम हर्ष को कुछ बेचे उधार में, हर्ष बोला भैया इसको हम आगे बेच दें आकाश को, हम बोले बेच दे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हर्ष पेमेंट नहीं दे रहा है, हम आकाश से जाके ले सकते हैं क्या? नहीं, हम ही ना मंजूरी दिए हैं भाई, तो हम कैसे जाके ले ले? इस हिसाब से तो वो मेरे एजेंट हो गया, हम जाके ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इसमें आकाश के पास गुड टाइटल है, हाँ इसमें आकाश के पास गुड टाइटल है, मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, when a document of title of goods has been transferred to the buyer and the buyer transfers the document to a person who has bought goods in good faith and for the value. document of title मतलब कि जिसका नाम उसका सामान। अब बिल बना के हर्ष दे दिया, तो क्या हम आकाश से सामान ले सकते हैं? नहीं ले सकते, हमको हर्ष से ही लिपटना होगा, आकाश के पास अच्छा टाइटल है। ठीक है, एकदम कॉमन चीज है। देखो जब इंग्लिश में पढ़ेगा डर लगेगा, लेकिन हम हर प्रोविजन से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहे हैं। तुम लोग का यही काम है घर जाकर, आज घर जाते के साथ ये तुमको रिवाइज करना उस एग्जांपल के साथ, नहीं तो फिर तुम लोग 4 दिन बाद बोलेगा भैया डाउट है। ठीक है, तो याद से रिवीजन करना है। आज का क्लास तो सबसे जरूरी है, पूरा सोगा ना सोगा, उसका फाउंडेशन है ये चैप्टर। ठीक है, तो ये वाला यूनिट, अगर ये यूनिट तुम छोड़ दिया ना तो तुम सोगा छोड़ दिया समझो, तो ये यूनिट पे मेहनत करना जरूरी है। अब आते हैं दूसरा हिस्सा में। अभी तक अनपेड कौन था? अग्रीव पार्टी कौन था? दुखी कौन था? सेलर था। सेलर रो रहा था कि पैसा नहीं मिल रहा है। मानो बायर पैसा दे दिया, बायर को सामान नहीं मिला, दुखी कौन? गलत किसके साथ हुआ? Where the seller fails to deliver the goods at the time or in the manner prescribed. Where the, देखो 3 केस में होता है। पहला, सेलर डिलीवर नहीं किया, इस टाइम पे बोला था नहीं भेजा। दूसरा, सेलर repudiates the contract of sale, सेलर पैसा लेके बोलता है नहीं करेंगे। तीसरा, सेलर delivers non confirming good and the buyer rejects them,
ये 3 टाइम पे दुखी कौन? बायर। बायर के साथ गलत हो रहा है ना। पहला केस में बायर को बोले परसों तक सामान आ जाएगा, परसों तक सामान नहीं पहुंचा, उसके साथ गलत हुआ। इन द मैनर प्रिस्क्राइब, परसों तक तुम्हारे पास गाड़ी में सामान आ जाएगा। हम देख रहे हैं सामान ठेला में आ रहा है, हम लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ठेला में आ रहा है। मानो हम कोई महंगा टीवी ऑर्डर किए 50,000 का, उसको वो ठेला में लेकर आ रहा है, तो हमको तो उसको लेके एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, टूटा होगा, फूटा होगा, क्या होगा भाई, कैसे ले? नहीं लेंगे, जाओ, तुमको जैसे भेजने बोले थे वैसे क्यों नहीं भेजा? ठीक है। दूसरा, सेलर पैसा ले लिया, बोलता है नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेलर बोला परसों आके ले जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होता है? एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है ना, परसों आके ले जाइएगा। डिलीवरी होनी हो, पेमेंट होनी हो, बात तो है। हम तो उसके भरोसे बैठ गए कि हमको परसों मिलेगा, अब वो परसों नहीं दे रहा, हम क्या होंगे? दुखी। हम कौन है? अग्रीव्ड पार्टी। नुकसान में कौन है? बायर। तीसरा, सेलर जो है वो गलत गुड्स भेज दिया। हम मंगाए रियलमी का टीवी, वो भेज दिया एमआई का टीवी, हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और गलती किसका? सेलर का। ये 3 केस में दुखी कौन है? बायर है। अभी जब बायर दुखी हो तो क्या क्या होता है देखो, एकदम सिंपल। बायर बोलेगा तुम डिलीवरी नहीं दिया, चल डैमेज दे। डैमेज मांगेगा बायर, जो उसका नुकसान हुआ। इसका एग्जांपल, वाइकीकी में डोसा मंगवाए, शाम तक डोसा नहीं आया, हम कहीं और से डोसा लिए, मेरे को 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा, वो 50 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा? वाइकीकी देगा। क्लियर है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब मानो हम बोले कि हमको तुम जो पेंटिंग बनाता वो बना के दो, हम किसी और से बनवा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? तुम ही बना के दो। पहला हम डैमेजेस मांग सकते हैं, दूसरा हम बोलेंगे तुमसे चाहिए ही चाहिए हमको, हम और किसी के ऊपर नहीं जाएंगे भाई, तुम्हारा ड्राइंग चाहिए, 10 दिन बाद दो, लेकिन दो। कोर्ट ये बोलेगा उसको करने के लिए। तीसरा, सूट फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगेन कंडीशन वारंटी, दो कॉन्सेप्ट है। कंडीशन जो होना ही चाहिए, मेरे को लाल रंग का गाड़ी चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। गाड़ी अच्छा माइलेज दे, ये मेरा वारंटी है। अगर वारंटी ब्रीच होता है तो क्या मांगते हैं? डैमेजेस। और कंडीशन ब्रीच होता है तो क्या मांगते हैं? सीधे वापस ले जाओ। अरे भाई लाल रंग का गाड़ी चूज करके आए, मेरे घर काला रंग का गाड़ी पहुंचा रहे, हम लेंगे, वापस कर देंगे, रेसिस्ट कर दिए कॉन्ट्रैक्ट को। जबकि यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं। सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर मानो अरिजीत सिंह 16 तारीख को आके गाने वाला था, 14 को मना कर दिया, तो कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो कौन सा डैमेज मांगेंगे? उससे एंटीसिपेटरी ब्रीच का डैमेज मांगेंगे। लास्ट में सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस पेड टू द सेलर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। मानो उसके पास लाल गाड़ी बचा ही नहीं, हम तो पेमेंट करके आए, हम मानो 10 लाख रुपया पेमेंट करके आए, तो सिर्फ 10 लाख रुपया वापस लेंगे, इंटरेस्ट जोड़ के 11 लाख दीजिए और उसको देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, ये तो हम लोग का पढ़ा हुआ है, यूनिट 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारा चीज था उसमें। ठीक है, अब आज का आखिरी टॉपिक पे आते हैं, सबसे आसान टॉपिक, जिसके बारे में तुम लोग को पहले बता चुके हैं, ऑक्शन सेल। ऑक्शन के बारे में जानता है? बोली लगता है। अगेन कौन सा एग्जांपल दिए थे हम? वेलकम में मजनू भाई का पेंटिंग, गधा के ऊपर घोड़ा बना हुआ है, वहां पे क्या होता है? बोली लगता है ना। अभी ऑक्शन सेल क्या है? मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। भैया वहां पे बिड कैसे स्टार्ट होता है बताओ? एक बेस प्राइस सेट होता है, ठीक है। नहीं तो खुद सोचो ना, तुम लोग को हम बिडिंग में बुलाएं, ठीक है, तुम लोग को बोले कि हम ये क्लासरूम तुम लोग को बेच रहे हैं, तुम लोग 2 रुपया 3 रुपया यहीं से चालू करेगा, हाईएस्ट बिड 15 रुपया तक जाएगा मेरा, तो हम क्या किए? हम पहले बोल दिए लाख रुपया मिनिमम, तो अब बिड चालू होगा 1,20,000, 1,30,000, तो बेस प्राइस रख के बिड चालू होता है। ऑक्शनर इज एन एजेंट बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। वो जो बंदा बिकवा रहा है सामान, वो कौन है? एजेंट है। उसका है क्या? ओनर है क्या वो गुड्स का? वो तो सिर्फ वहां पे हथौड़ा मारने के लिए बैठा हुआ है। When he sells, he is only the agent of the seller. He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. ऑक्शन जब होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सामान के लिए सब आएगा, जब आएगा तो ज्यादा सामान के लिए आएगा। तुम लोग को बताते हैं, नेट जियो में तुम लोग देखेगा, छोड़ो नेट जियो तो बात का बात, फॉरेन कंपनीज का क्या रूल है पता है? वो लोग जो लैपटॉप होता है ना, 2 साल यूज करेगा, 2 साल के बाद वो लैपटॉप को डिस्पोज करना पड़ेगा, ये लॉ है वहां का। ठीक है, मतलब 2 साल कोई लैपटॉप यूज किए, चाहे मक्खन कंडीशन में चल रहा है, हमको उसको बेचना होगा। अभी कितना, 1-2 लैपटॉप होगा, वैसा हजारों करोड़ों लैपटॉप होता है, उसका ऑक्शन होता है। अभी मानो मेरे पास 20 पीस लैपटॉप है, हम ऑक्शन के लिए तुम लोग को बुलाएं,
हम एक अपना भी डाल दिए उसमें, नहीं बताए तुम लोग को, बताना जरूरी है क्या? नहीं, हम ऑक्शनर है, हम खाली हथौड़ा मारने के लिए बैठे। वो लैपटॉप है वो टाटा का है, हम सिर्फ हथौड़ा मारने के लिए बैठे, लेकिन हम अपना लैपटॉप डाल सकते हैं और नहीं बताएंगे तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ में बोल दिया, समझ आ रहा है? ऑक्शनर अगर अपना सामान डाल रहा है तो उसको नहीं बताने का जरूरत है वो किसका है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नहीं तो 20 लैपटॉप पे जाएगा, 21वां का हम रख लेंगे। कोई देखने वाला थोड़ी है कि कितना लैपटॉप बिका क्या बिका, टाटा को तो पैसा से मतलब है ना, उसको उसका पैसा मिल रहा है। अभी देखो अलग अलग सिस्टम ऑक्शन सेल को लेकर। पहला, गुड्स लॉट्स में बिकता है, ठीक है। हम बता रहे थे नेट जियो वाला, नेट जियो में क्या होता है ना, जितना भी पुराना पुराना सामान होता है वो काफी ज्यादा लॉट्स में बिकता है। कैसा पुराना सामान? मानो कोई जेसीबी है, जेसीबी तो सब जानता होगा, पीछे वो काफी चला था जेसीबी, ठीक है। अभी एक जेसीबी जब पुराना होता है, वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। तो जब जेसीबी बेचता है ना, उसके साथ जितना पुराना रस्टेड सामान होगा ना सब ला के रख देगा, बोलेगा जो ले रहा है पूरा लॉट लो, तो लॉट में बिकता है ऐसे। तो यहां पे प्राइमा फेसी यानी कि पहली नजर में माना जाएगा कि टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही माना जाएगा। अभी लॉट्स में बेच रहा है वो, हम बोले कि नहीं हम जेसीबी लेंगे वो सब नहीं लेंगे, हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। दूसरा, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेल इज कंप्लीट कब? फॉल ऑफ हैमर के साथ। जब तक वो फॉल ऑफ हैमर करेगा तब तक, मानो वो हैमर फॉल कर रहा है और अचानक से एक नया बोली लग गया, वो नया बोली वैलिड है, ठीक है। The sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer or in any other customary manner, and until such announcement is made, any bidder may retract from his bid. पानी पीने दो हमको यार। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है? बहुत बार होता है ना कि फॉल ऑफ हैमर से नहीं होता है, मानो 501, 502, 503 बिक गया, कस्टमरी मैनर है, हर बार वो लोग वैसे ही बिड करते, तो उस टाइम पे वैसा बिड माना जाएगा। अभी हम तुमको एक सीन समझा रहे हैं, केस लॉ। 501, 502, नॉर्मली 503 पे ठप हो जाना चाहिए, हम 503 पे हैमर उठाएं, 503 और वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, इस उम्मीद में कोई बिड बढ़ाएगा। सेल हुआ कि नहीं हुआ? जब तक हैमर नहीं लगा सेल नहीं हुआ, क्योंकि फॉल ऑफ हैमर पे है, बिड के ऊपर तो नहीं है ना, ठीक है। अब आते हैं, राइट ऑफ बिड मे बी रिजर्व्ड। Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such a right is expressly reserved, not otherwise, the seller or any one person on his behalf may bid at the auction. बहुत बार होता है ना कि हम राइट ऑफ बिड को रिजर्व कर लिया, ठीक है, सेलर रिजर्व कर लिया कि भाई मेरा एक बंदा वहां पे रहेगा, चाहे तो वो भी लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो बंदा लगा सकता है। अरे मानो हम सामान बेच रहे हैं, हम बोले तनीषा तुमको खरीदने का मन था ना, जाओ ऑक्शन से खरीद लेना, तो हम बैठा सकते हैं ना, हमको कोई रोक सकता है क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन हम इस उम्मीद से तनीषा को भेज रहे हैं कि तनीषा तुम बोली ऊपर करवाते जाना, कर सकते हैं? ये अलाउड नहीं है। बहुत बार होता है बोली ऊपर करवाने के लिए, जब बिडिंग होता है ना तब इज्जत पे लगता है, ठीक है। तुम देखना जब आईपीएल का बिडिंग होता है, अकेले अंबानी बैठी रहती है, उसके पास बहुत पैसा, सारा उड़ा के आ जाएगी, शॉपिंग कर रही हो तो उसके साथ टीम बैठा रहता है जो डिस्कस करता है, ये प्लेयर का ये फायदा है, ये नुकसान है, फिर सोच समझ के लेता है। अगर वहां पे चाहे हम ऐसा आदमी को बैठा सकते हैं कि भाई जैसे पांड्या का बोली आएगा बढ़वा देना, नहीं, अलाउड नहीं है, ठीक है, इलीगल है। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ राइट टू bid on his behalf of the seller must not bid himself or to employ any person to bid at such sale. Any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. यहाँ पे अगर मानो हम नहीं बताएं उसको कि मेरा बंदा भी बैठ रहा है और वो बोली लगा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? रेट को ऊपर कर रहा है, तो वो तो फ्रॉड है। रिजर्व्ड प्राइसेस, वही बेस प्राइस, प्रिटेंडेड बिडिंग, बात हुआ था इस बारे में, आदमी को बैठा दिए बोली बढ़ाने के लिए, ये क्या होगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रहा है, फ्रॉड, CUFM। फंस गया वो, होता है, फंस भी जाता है ऐसे लोग, ठीक है।
voidable at the option of the aggrieved party. Who's the aggrieved party है? Buyer. Buyer के साथ ना धोखाधड़ी हो रहा है. ऑक्शन में देखो 4 टर्म के बारे में बताया है. नॉकआउट एग्रीमेंट, agreement among the intending bidder to stifle competition by not bidding against each other in the auction field. Such agreement is generally not illegal, but if it is to defraud a third party, the knockout is illegal. मानो हम लोग ना मिलकर प्लानिंग कर लिया कि एक नया पार्टी आ रहा है, उसको ये चीज ज्यादा में बिकवा देते हैं. सही है क्या? इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, फ्रॉड हो रहा है उसके साथ. इलीगल क्या होता है? जो लॉ में मना किया. यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है. इलीगल में कहां जाएंगे? कौन सा? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. यहाँ पे तो फ्रॉड हो रहा है. ठीक है. डैम्पिंग, an act to dissuade the intending buyer from bidding or from raising the price by pointing out defects in the goods or by doing some other act which prevent person from forming a fair estimate of price. Dumping is illegal and the auctioneer can withdraw goods from the auction. ठीक है. हम कुछ ऐसा किए, हम क्या किया, आदमी को खड़ा कर दिए वहां पे और प्राइस कैसे बढ़वा रहे पता है? वो बिड नहीं कर रहा है, वो जबरदस्त बढ़ाई कर रहा है, झूठे मुठे, वो झूठे मुठे बढ़ाई कर रहा है. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वहां सेलर नहीं है, वो बस एक आदमी है जो बैठ के बोल रहा है काश ये हम सामान ले पाते, मेरा बचपन का इरादा था ये सामान को लेने का, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं ले पाए. वो क्या कर रहा है? आगे वाला का मन में इच्छा जगा रहा है उस सामान को लेने का. ये इलीगल है. ठीक है, इसको इलीगल बोलते हैं. डंपिंग को इलीगल बोला, नॉकआउट को इलीगल नहीं बोला. बोला कि फ्रॉड कर रहा है तो फंसेगा. पफर कौन होता है? वही जो बंदा को बैठा रहे हम रेट बढ़ाने के लिए, उसको पफर बोलते हैं. ठीक है, कि तुम बैठो, जैसे कोई बोली लगाएगा रेट बढ़ाते जाना, एक टाइम पे रुक जाना. मतलब हम बोल देंगे जैसे रेट 500 करोड़ होगा रुक जाना, तो वो 500 करोड़ पे रुक जाता है. फिर जितना भी बिके बिके, 500 करोड़ तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उसको दे देते हैं. ठीक है. प्रिटेंडेड बिडिंग, it means that seller can bid at an auction if the bidders are informed of the fact. अभी ये बात तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेलर बिड कर सकता है ऑक्शन में, उसको कोई नहीं रोका है. सेलर ऑक्शन में बैठ के बिड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, वो रेस कर रहा है अगर प्राइस, तब वॉइडेबल हो जाएगा. भैया सेलर क्यों बिड करेगा बैठ के? कभी लगता है सेलर बिड करता होगा? याद करो, मजनू भाई बैठा हुआ था वहां पे, सेलर था, बैठा हुआ था ना ऑडियंस में, वेलकम वेलकम, घोड़ा गधा के ऊपर घोड़ा खड़ा है, वो भी बिड कर रहा था. लेकिन अगर वो प्रिटेंडेड बिडिंग करता तो फंस जाता. समझ आया? तो इसी के साथ हम लोग का सोगा खत्म. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा लॉ में, पार्टनरशिप. जो लोग बीकॉम का एग्जाम देंगे, जिनके सिलेबस में पार्टनरशिप है, वो लोग नेक्स्ट क्लास से आएंगे. जो लोग का नहीं है वो लोग बिंदास घर में रेस्ट कर सकते हैं. सीएमए वाले, सीए वालों को तो करना जरूरी है. ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच. किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप करना. एक सेकेंड, प्लेज का मतलब पूछा गया था. प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना. ठीक है, ओके रिंकी.